हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन कॉमर्स लीजेंड चैनल। तो आज के हम लेक्चर में डिस्काउंट्स के बारे में देखेंगे और सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट के बारे में देखेंगे और अकाउंटिंग पीरियड के बारे में देखेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने के पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल्स में जो है इसे ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि इसका बेनिफिट सभी लोगों को मिल सके। और तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। आज हम लोग सीखेंगे कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट के बारे में, फिर उसके बाद सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट के बारे में सीखेंगे और फिर उसके बाद जो है अकाउंटिंग ईयर के बारे में हम लोग जानेंगे। ये आपका लेक्चर 10 है FYGC क्लास 11 महाराष्ट्र बोर्ड का। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं, प्लीज़ आप सभी स्टूडेंट्स इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए देखते हैं। तो आइए हम लोग एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। हमारे एग्जाम्पल में जो है सबसे पहले दिया गया है कि परचेज किया गया या फिर सेल किया गया एक गुड्स। ठीक है, हमने एक परचेज किया 1000 में गुड्स। ठीक है, और उसके ऊपर आपको जो है 50 रुपीज़ मतलब कि 5% का आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया गया। तो ऑब्वियसली डिस्काउंट दिया गया है तो आपको जो है जो परचेज प्राइस है उस मतलब कि जो गुड्स आप परचेज कर रहे हो उसमें से आप 50 रुपीज़ लेस करोगे, दैट इज 950। ये है वैल्यू ऑफ गुड्स टू बी रिकॉर्डेड। ठीक है, तो जो वैल्यू है गुड्स का वो 950 रुपीज़ हुआ। ठीक है, तो 950 रुपीज़ ये पॉइंट जो है हम लगा आगे डिस्कस करेंगे। तो 950 जो है ये है वैल्यू ऑफ गुड्स टू बी रिकॉर्डेड। अच्छा, तो फिर जो है फाइनल प्राइस जो है गुड्स का जो है वो 950 ही है। अब इसी में एक और एग्जांपल में एक और चीज़ ऐड करते हैं। सपोज आपने परचेज किया गुड्स 1000 रुपीज़ का या फिर सामने वाले ने आपको सेल किया गुड्स 1000 रुपीज़ का। ठीक है, और वहाँ पे आपको 5% जो है ट्रेड डिस्काउंट दिया गया, दैट इज ₹50। ठीक है, तो आपका जो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स है वो हो गया अभी 950 रुपीज़ का। तो जो 950 रुपीज़ है ये आपका जो है वैल्यू ऑफ गुड्स हो गया। सपोज यहाँ पे हमने लिखा है कि इफ प्रॉम्प्ट स्पॉट पेमेंट और पेड इन स्पेसिफिक पीरियड। अगर जो आप जो है यही पेमेंट जो है तुरंत करते हो, ऑन द स्पॉट करते हो या फिर एक स्पेसिफिक पीरियड में करते हो। स्पेसिफिक पीरियड मतलब कि आपको ऐसा कहा जाता है कि ये 950 रुपीज़ जो है आप जो है 10 दिन के अंदर अगर जो आप पे करोगे तो आपको 10% कैश डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो ये जो 10% कैश डिस्काउंट आपको मिलेगा ये क्यों आपको दे रहे हो? क्योंकि आप जो है या तो आप पेमेंट जो है प्रॉम्प्ट करो मतलब कि तुरंत करो, ऑन द स्पॉट करो, या फिर आप एक 10 दिन के अंदर करो, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला, या 15 दिन के अंदर करो। तो आपको जो है 950 में से 95 रुपीज़ और मतलब कि 10% डिस्काउंट और मिलेगा। तो टोटल आप जो है 855 रुपीज़ पे करोगे। सो फ्रेंड्स, ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया है, जो लेफ्ट हैंड साइड में जो एग्जाम्पल ये ट्रेड डिस्काउंट का एग्जाम्पल है, और जो राइट हैंड में एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है दैट इज द फॉर कैश डिस्काउंट के लिए दिया गया है। तो कैश डिस्काउंट में आपको क्या बताया जा रहा है कि पहले जो है ट्रेड डिस्काउंट आपको मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर जो आप प्रॉम्प्ट पेमेंट करोगे, स्पॉट पेमेंट करोगे, तो आपको एडिशनल डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, तो कैश डिस्काउंट जो है हमेशा प्रॉम्प्ट और स्पॉट पेमेंट के लिए होता है। ठीक है, और जो वैल्यू ऑफ गुड्स टू बी रिकॉर्डेड के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हम लोग जब कैश डिस्काउंट आपको मिलेगा तो हम लोग जो है 95 रुपीज़ को भी ध्यान में रखेंगे और 855 रुपीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और जब आपको जो है सिर्फ और सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट दिया जाएगा, कैश डिस्काउंट के बारे में कुछ भी बताया नहीं जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैश डिस्काउंट के बारे में साइलेंट है, कुछ भी नहीं बताया गया है। तो जो है हम लोग 950 रुपीज़ को ही फाइनल प्राइस समझेंगे। तो आइए इस एग्जाम्पल को ध्यान में रख के हम डिटेल में पढ़ते हैं डिस्काउंट के बारे में। अब डिस्काउंट के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया कि डिस्काउंट इज अ कंसेशन। डिस्काउंट एक छूट होती है या फिर एक अलाउंस होती है जो कि दिया जाता है सेलर के द्वारा परचेसर को। ऑब्वियसली सेलर को अपना प्रोडक्ट सेल करना है तो वो आपको डिस्काउंट जैसे चीज़ों को ऑफर देके वो उसको अपना माल क्विकली बेचना होता है। ठीक है, सो डिस्काउंट इज अ कंसेशन और अलाउंस गिवन बाय द सेलर टू द परचेजर। ठीक है, अब डिस्काउंट में जो है एक प्रकार है ट्रेड डिस्काउंट का, जो हमने यहाँ पे देखा लेफ्ट हैंड साइड में।
ये ट्रेड डिस्काउंट है और दूसरा है कैश डिस्काउंट, जो कि हम लोग हमारे एग्जाम्पल में राइट हैंड साइड में दिया गया है। तो पहले देखते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट गिवन ऑन कैटलॉग प्राइस और लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स। जो गुड्स आप परचेज कर रहे हो 1000 रुपीज का, ठीक है, ये कैटलॉग प्राइस के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है या फिर लिस्ट प्राइस पे दिया जाता है। जैसे आप लोग जो है शॉपिंग करने जाते हैं मॉल के अंदर, तो वहाँ पे जो है प्रोडक्ट आप देखते हो और उसके वहाँ पे एक छोटा सा कैटलॉग लगा रहता है या फिर एक लिस्ट लगी रहती है। वहाँ पे लिखा रहेगा कि ये प्रोडक्ट का प्राइस जो है 1000 रुपीज है, लेकिन वहाँ पे क्रॉस मार के लिखा रहेगा कि हमारा प्राइस जो है 950 रुपीज है। ठीक है, तो आप सोचेंगे कि अरे वाह, 1000 रुपये का प्राइस, 1000 रुपये का प्रोडक्ट जो है आपको 950 रुपीज में मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो 950 रुपीज मिल रहा है ये आपको ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद मिल रहा है। ठीक है, सो इसी को हम लोग बोलते हैं कैटलॉग प्राइस या फिर लिस्ट प्राइस। देन सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड आपको पॉइंट है अलाउड एट द टाइम ऑफ परचेज सेल ऑफ गुड्स। अच्छा, जब आप लोग कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो मॉल्स में या फिर कोई शॉपिंग मॉल के अंदर, तो आपको ये जो डिस्काउंट है ना 50 रुपीज का, हमारे एग्जाम्पल के मुताबिक ये आपको जो है कभी दिया जाता है परचेज करने के टाइम पे या फिर जब भी गुड्स सेल किया जा रहा होता है सेलर के द्वारा, तभी ये अलाउड किया जाता है ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, तो ये आपको जब आप खरीदी करोगे तो अब आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, सो ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया, परचेस करने के टाइम पे मिलेगा। ठीक है, देन थर्ड वन इज वैल्यू ऑफ गुड्स परचेज सोल्ड रिकॉर्डेड इज नेट वैल्यू। इसका मतलब क्या हो गया कि आपको 1000 रुपया का जो प्रोडक्ट है वो 50 रुपया लेस करके 950 रुपीज में मिल रहा है। ठीक है, तो आप जो है आपके लिए वैल्यू ऑफ गुड्स क्या हो गया, 950 रुपीज हो गया, और ये 950 रुपीज जो है यही अमाउंट आप अपने बुक्स में लिखेंगे। ठीक है ना, आप किसी को भी बताओगे कि मैंने ये प्रोडक्ट जो है 950 रुपीज में परचेस किया है, ना कि आप 1000 रुपीज नहीं बताओगे, है ना। तो हम लोग जब भी मॉल में जाते हैं तो वहाँ पे जो है इस टाइप का हम लोग प्राइसिंग देखते हैं, तो हम लोग बोलते हैं चलो 950 रुपीज में मिल रहा है। हम लोग वहाँ पे 1000 रुपीज का नाम लेते ही नहीं है, क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है, आइए अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बताया गया है कैश डिस्काउंट के बारे में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कैश डिस्काउंट के बारे में, डिडक्टेड फ्रॉम द फाइनल अमाउंट ड्यू एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट। जो कैश डिस्काउंट होता है ये लेस किया जाता है फ्रॉम द फाइनल अमाउंट से, जो कि ड्यू होता है एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट। जैसे कि हमारे राइट हैंड साइड का एग्जांपल देखिए, एक प्रोडक्ट है 1000 रुपीज का, उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट दिया 50 रुपीज, तो टोटल 950 रुपीज हो गया। ठीक है, अब जब आप पेमेंट करने, अब जब आप प्रोडक्ट खरीद लोगे, ठीक है, तो आपको 95 रुपीज का और एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये 95 रुपीज आपको कब मिलेगा, जब आप उसको पेमेंट करोगे तब। अगर जो आप पेमेंट जो है तुरंत नहीं कर रहे हो सब, ठीक है, बाद में पेमेंट करने वाले हो, तो आपको 950 रुपीज में ही प्रोडक्ट बेचेगा। ठीक है, तो ये 95 रुपीज कभी देगा, इस 95 रुपीज का डिस्काउंट 10% जो है ये आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉम्प्ट स्पॉट पेमेंट, इमीडिएट पेमेंट करेंगे आप तो ही मिलेगा। तो वही यहाँ पे दिया गया है कि डिडक्टेड फ्रॉम द फाइनल अमाउंट ड्यू एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट। ठीक है, ये जो 95 रुपीज है ये कैश डिस्काउंट आपको जो है 950 रुपीज जो आया है फाइनल अमाउंट, इसी में से ये लेस होगा। ठीक है, देन सेकेंड पॉइंट दिया गया है इट इज द कंसेशन, ये एक छूट होती है गिवन फॉर इंकरेजिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। अगर जो मैं ये 95 रुपीज को ऑफर मेरे कस्टमर को मैं नहीं देता हूं तो क्या होगा, सभी लोग जो है मेरा प्रोडक्ट जो है 950 में खरीदी करेंगे, और मुझे 95 रुपीज का मैं ऑफर नहीं दे रहा हूं तो सभी 950 में खरीदेंगे, और बोलेंगे कि मैं आपको 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद पेमेंट करूंगा। ठीक है, तो 2 महीने तक मेरे पास जो है पैसा नहीं आएगा, कैश की लिक्विडिटी बनी रहेगी, मतलब कि मेरे पास मेरे पॉकेट में कैश नहीं होगा, कंपनी के पॉकेट में। ठीक है ना, तो उसके लिए कंपनी को तो पैसा चाहिए बिजनेस को रन करने के लिए। तो कंपनी क्या करती है, 10% को ऑफर देती है कि अगर जो आप आज प्रोडक्ट खरीदी करोगे और इमीडिएट पेमेंट करोगे तो आपको जो है 855 में मिलेगा। ऐसा करने से कंपनी को जो है जो पैसा 3 महीने के बाद 2 महीने के बाद मिलने वाला है वो पैसा तुरंत मिलता है। ठीक है, तो 855 रुपीज कंपनी को तुरंत मिल गया, तो कंपनी का जो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम है, मतलब कि जो कंपनी के पास पैसा नहीं है बिजनेस को रन करने के लिए, तुरंत उसको 855 रुपीज मिल गया हमारे एग्जाम्पल के मुताबिक,
और फिर कंपनी अपना काम जो है चालू कर सकती है, ठीक है ना। तो कंपनी को रन करने के लिए कंपनी के पॉकेट में पैसा होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो 855 का यही फंडा है कैश डिस्काउंट का, कि कैश डिस्काउंट क्यों ऑफर किया जाता है, ताकि हमारा प्रोडक्ट जल्दी बिके और कंपनी के पॉकेट में, मतलब कि कंपनी के पास जो है, कंपनी के पास बैंक बैलेंस आ जाए, और जिससे कि कंपनी को बिजनेस जो है रन होते रहे, मतलब चलता रहे बिजनेस उसका, कंपनी का। देन सेकेंड पॉइंट क्या है, इट इज गिवन आइदर फॉर द स्पॉट पेमेंट और फॉर पेमेंट विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड। मतलब क्या कि कैश डिस्काउंट सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो लोग जो है कंपनी को तुरंत पैसा देते हैं, स्पॉट पेमेंट करते हैं, या फिर पेमेंट विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड, ठीक है। जैसे आप लोग कोई 50-60 लाख का माल खरीदते हो, तो आप लोगों को कैश डिस्काउंट का ऑफर तो दे दिया, लेकिन फिर भी आप बोलेंगे सर मेरे पास पैसा नहीं है, तो कंपनी बोलेगी बोलती है कि ठीक है कोई बात नहीं, आप मेरे को 15-15 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर पेमेंट कर दीजिए, तभी भी आपको ये डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ऑफर्स आपको मार्केट में मिलेंगे जब आप शॉपिंग करने जाते हो तो, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट है, इट इज गिवन आइदर फॉर द स्पॉट पेमेंट और फॉर पेमेंट विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड। लेकिन अगर जो आप जो है स्पॉट पेमेंट भी नहीं कर रहे हो और स्पेसिफिक पीरियड में भी पेमेंट नहीं कर रहे हो, आप बाद में पेमेंट करोगे, उधारी पे माल लेके जा रहे हो, तो आपको कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, कैश डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। देखिए हमारे एग्जांपल में पहले आपको मार्केट में ऐसा बताया जाता है कि 1000 का प्रोडक्ट है, उसमें से ये 1000 का प्रोडक्ट आपको 950 में दिया जा रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको कहाँ मिलेगा, जहाँ पे प्रोडक्ट होता है वहां पे वो लोग कैटलॉग लगा के रखते हैं ऐसा, ठीक है, या फिर एक लिस्ट लगा के रखते हैं। फिर आप 950 में प्रोडक्ट खरीद लेते हो, फिर बाद में जो है ये 950 का खरीदने के बाद आप ऑन द स्पॉट पेमेंट करते हो। पॉइंट नंबर 3 देखिए, फिर जब आपका पॉइंट नंबर 3 मतलब कि स्पॉट पेमेंट आप जब करने लगते हो, तो आपको 95 रुपीज़ का और मिलेगा डिस्काउंट, ठीक है। तो ये 95 रुपीज़ ऑलवेज 950 रुपीज़ में से ही डिडक्ट किया जाता है, ठीक है। सो ये एग्जाम्पल को ध्यान में रखिए, इसी एग्जाम्पल के हिसाब से आपको आंसर बनाना है और आंसर देना है, और यही प्रैक्टिकल लाइफ में भी होता है। देन इट इज लॉस टू द सेलर एंड गेन टू द बायर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 95 रुपीज है, ये 95 रुपीज का कैश डिस्काउंट अगर जो सेलर बायर को देता है, ये जो सेलर है वो बायर को देता है, तो अभी अभी जो है सेलर को लॉस तो हो गया, ठीक है। तो 95 रुपीज का लॉस हुआ है सेलर को, तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सेलर जो है 95 रुपीज को रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। और आगे दिया गया गेन टू द बायर, और बायर के लिए गेन क्यों हो गया, बायर के लिए गेन इसलिए हो गया कि उसने ऑन द स्पॉट पेमेंट किया, और जो सामान उसको 950 में मिलने वाला था उसको 855 में मिल गया, तो बायर के लिए 95 रुपीज का गेन है, ठीक है, क्योंकि उसने ऑन द स्पॉट पेमेंट किया। अगर जो ये नहीं करता था तो उसको भी 950 रुपीज में ही ये प्रोडक्ट मिलता था, मतलब गुड्स मिलता था। तो इसके लिए 95 रुपीज क्या है, गेन फॉर द गेन टू द बायर, बायर के लिए गेन है। तो जब बायर अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखेगा, तो उसके अंदर वो लिखेगा ऐसा कि उसको 95 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, मतलब कि गेन हुआ है, फायदा हुआ है, ठीक है। कैश डिस्काउंट अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो कैश डिस्काउंट जो होता है ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपीयर होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेचने वाले को 95 रुपीज का नुकसान करके उसको तुरंत पैसा मिल गया, तो उसका बिजनेस में लिक्विडिटी आ गई, मतलब कि कैश आ गया, ठीक है। तो अपना बिजनेस थोड़ा आसानी से चला पाएगा, जो भी उसको जरूरी खर्चा है वो उसका निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ये कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करता है। क्यों नहीं रिकॉर्ड करता है, क्योंकि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ये जस्ट कस्टमर को कन्विंस करने के लिए होता है कि देखो भाई ये 1000 रुपीज का सामान था, मैं आपको 950 में ऑफर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है तो आप ले लीजिए। अच्छा, ट्रेड डिस्काउंट के टाइम पे अगर जो आप ऑन द स्पॉट पेमेंट भी करोगे, जहां पे कैश डिस्काउंट नहीं होता है, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट होता है, वहां पे आप ऑन द स्पॉट पेमेंट करो या मत करो, प्रोडक्ट का प्राइस 950 ही रहेगा, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट के केस में। लेकिन कैश डिस्काउंट के केस में ऐसा नहीं होता है। कैश डिस्काउंट के केस में इमीडिएट पेमेंट कर रहे हो तो ये 95 रुपीज में ही मिलेगा, ओके। सो आइए देखते हैं आगे। तो फ्रेंड्स हम लोग अब देखेंगे सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट के बारे में। ये सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट
का मतलब क्या होता है, ये अब आइए डिटेल में देखते हैं। पहले एक एग्जांपल के तौर पे हम इसको समझते हैं। यहाँ पे हमने एक है मिस्टर एक्स जो कि हैप्पी मैन है, और एक है मिस्टर वाई जो कि थोड़े से दुखी है। देखते हैं इनका इनके इनके हैप्पी होने का रीजन देखते हैं और इनके दुखी होने का रीजन देखते हैं अभी हम लोग। सो मिस्टर एक्स क्यों हैप्पी है? इन्होंने इनके पास जो है 50 लैक्स का एसेट्स है। मतलब इनके पास मिस्टर एक्स के पास जो है 50,000 का जो है प्रॉपर्टी है, टोटल एसेट्स है। और इनको इनके बिजनेस में टोटल 50 लाख का जो है एसेट्स है, लेकिन इनको जो है 30 लाख रुपया जो है इन्होंने जो बिजनेस में जिन लोगों से सामान खरीदा था मटेरियल बनाने के लिए, प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, या फिर जो भी खर्चा लगा इनके बिजनेस में, तो उस टोटल खर्चे में या फिर जो भी सामान इन्होंने दूसरे लोगों से खरीदा मटेरियल बनाने के लिए है, तो ऐसे टोटल लोगों को इन्हें जो है 30 लाख रुपीस पे करना है। मतलब टोटल डेब्ट्स मतलब कि टोटल पेबल, डेब्ट्स मतलब पेबल। ठीक है, तो ऐसा ये उधारी पे माल तो खरीदना ही पड़ता है, क्योंकि ये माल बनेगा तो ऑन द स्पॉट आपको पैसा मिलने वाला नहीं है बिजनेस के अंदर। तो क्या होता है बिजनेस में नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि माल बनाने के लिए जो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल्स खरीदेंगे तो उसके अंदर वो लोग उधारी पे खरीदी करते हैं। ठीक है, या फिर जैसे कि ये महीने में मैंने इलेक्ट्रिसिटी यूज किया मेरी फैक्ट्री चलाने के लिए, तो उसका पैसा, उसका जो बिल है वो नेक्स्ट मंथ में आएगा। और जब बिल आता है तो कोई लोग जो है ऑन द स्पॉट पे कर देते हैं, कोई लोग 10 दिन 15 दिन के बाद पे करते हैं, जैसा ड्यू डेट होता है। ठीक है, सो इस टाइप के जो बहुत सारे खर्चे रहेंगे, वेजिस, सैलरी, रेंट, ये सब मिला के टोटल डेप्ट जो है मिस्टर एक्स को जो है कितना पे करना है, 30 लैक्स। सो 50 लाख का इनके पास टोटल एसेट्स है, उसमें से सपोज 30 लैक्स का डेप्ट इन्होंने पे कर दिया इसी एसेट्स में से। ठीक है, तो इनके पास टोटल कितना बचेगा, 20 लाख रुपीज। ठीक है, सो मिस्टर एक्स जो है ये सॉल्वेंट पर्सन कहलाएंगे। मतलब क्यों सॉल्वेंट पर्सन कहलाएंगे? क्योंकि मिस्टर एक्स की कैपेसिटी है एबल टू पे ऑफ, क्या पे ऑफ, टोटल डेब्ट्स। ठीक है, यहाँ पे जो टोटल एसेट्स है, टोटल एसेट्स का मतलब क्या है, उसके अंदर बैंक बैलेंस आ गया कंपनी का, कंपनी के पास टोटल कैश कितना है, कंपनी के पास जो है टोटल कार, बंगला, ठीक है, फैक्ट्री, मशीन, हाँ, और कंपनी के पास जो बैंक, मेन तो बैंक बैलेंस होता है। तो वो सब मिला के कंपनी के पास 50 लाख रुपया है, और कंपनी को देनगी कितनी है, देना कितना है दूसरे लोगों को, 30 लाख रुपया। इसका मतलब अभी भी इतना देने के बावजूद भी कंपनी के पास जो 20 लाख रुपया बचेगा। ठीक है, तो मिस्टर एक्स इज अ हैप्पी मैन, राइट? और इसके लिए इनको हम लोग सॉल्वेंट पर्सन कहेंगे। सो क्यों सॉल्वेंट पर्सन कहेंगे? क्योंकि ही इज एबल टू पे ऑफ। अच्छा, अब आइए मिस्टर वाई की भी बात सुन लेते हैं। मिस्टर वाई के पास जो है सिर्फ और सिर्फ 20 लाख रुपए का एसेट्स है। मतलब इनके पास जो है इनका जो बैंक बैलेंस है उसमें सिर्फ और सिर्फ 20 लाख रुपया ही है। ठीक है, लेकिन इन्होंने जो दूसरे लोगों से पैसा लिया अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए उधारी पे, या फिर जो इनको रेंट चुकता करना है फैक्ट्री का, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल का पेमेंट करना है, ऐसे सब एक्सपेंसेस मिला के इनको टोटल डेब्ट्स पेबल कितना है, 50 लाख रुपया। ठीक है, तो जब ये 50 लाख रुपया इनको पे करना है तो इनके पास तो पैसा है नहीं। ठीक है, तो कितना इनके पास, इनका जो अकाउंट है वो तो नेगेटिव चला गया, मतलब 30 लैक्स का लॉस हो गया इनका, इनके पास पैसा है नहीं। तो मिस्टर वाई जो है ये इंसॉल्वेंट पर्सन हो गए। ठीक है, तो इनको मिस्टर एक्स को जो है अकाउंट्स की भाषा में हम लोग इंसॉल्वेंट पर्सन बोलेंगे। ओके, सो यहाँ पे मैंने एरो आपको बताया है कि दिस इज फॉर सॉल्वेंट एंड दिस इज फॉर इंसॉल्वेंट। तो इस एग्जाम्पल को ध्यान में रख के हम लोग सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट को और भी डिटेल में देखते हैं। सॉल्वेंट, इफ अ पर्सन्स एसेट्स आर मोर देन हिज लाइबिलिटीज। देखिए ये जो 50,000 है ये एसेट्स है, और ये जो 30,000 ये लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का मतलब होता है कर्जा, यानी उधारी पे जो माल खरीदा है। ठीक है, तो लाइबिलिटी से ज्यादा होना चाहिए एसेट्स, या फिर इक्वल टू हिज लाइबिलिटी। इक्वल टू हिज लाइबिलिटी मतलब क्या, कि 30 लाख रुपया इसको पे करना है ना मिस्टर एक्स को, तो एटलीस्ट मिस्टर एक्स के पास जो है 30 लाख का एसेट्स है, मतलब 30 लाख का बैंक बैलेंस है। ठीक है, तभी भी मिस्टर एक्स हैप्पी में नहीं रहेगा, तभी भी वो सॉल्वेंट ही कहलाएगा। तो इस तरीके से आपने समझा, इफ अ पर्सन एसेट्स आर मोर देन हिज लाइबिलिटीज और इक्वल टू हिज लाइबिलिटीज, ही इज कॉल्ड एज अ सॉल्वेंट पर्सन।
सॉल्वेंट पर्सन इज फाइनेंशियली साउंड। फाइनेंशियली साउंड मतलब क्या होता है कि उसके पास जो है बैंक बैलेंस अच्छा खासा होता है, ताकि उसको जो भी देनगी देनी है वो देनगी जो है वो आसानी से पे ऑफ कर सके। एंड इज एन एंड इज इन अ पोजिशन टू पे ऑफ ऑल हिज डेब्ट्स। जो भी उसके कर्जा है, जो भी उसने उधारी पे माल लिया है, वो सारे उधारी से जिन जिन लोगों से माल लिया है उनको पे ऑफ करने की वो उसका पोजीशन, मतलब उनको आसानी से पेमेंट कर पाएगा वो। ठीक है, तो जो मैंने आपको यहाँ पे सुना है वही ठीक चीज जो है आपको एग्जांपल में दिया गया है। अ पर्सन्स टोटल एसेट्स हैज बीन कैलकुलेटेड टू 50 लैक्स, मतलब उसके पास जो टोटल बैंक बैलेंस है और जो कार बंगला प्रॉपर्टी जो भी है सब मिला के 50 लाख रुपया है, और जो उसको देनगी देनी है टोटल डेब्ट्स वो 30 lakhs है। सिंस his position is sound, he is able to pay off his debts, therefore he is called solvent। so students, आपको solvent का मीनिंग अच्छी तरह से समझ में आया। हमेशा आपके पॉकेट्स में जो है प्लस पैसा होना चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा पैसा होना चाहिए देनगी देने वालों को पे करने के बावजूद भी। ठीक है, तो आप सॉल्वेंट कहलाएंगे। हाँ, तो इसको बिजनेस के लैंग्वेज में सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, हाँ, और आपके लैंग्वेज में क्या बोलते हो वो भी देखेंगे। फिर नेक्स्ट वन इज इंसॉल्वेंट। जब सॉल्वेंट है तो फिर इसका ऑपोजिट इंसॉल्वेंट भी होगा। इंसॉल्वेंट बोले तो कड़का आदमी, हाँ, आपके लैंग्वेज में। ठीक है, और अकाउंट्स के लैंग्वेज में इंसॉल्वेंट बोलते हैं। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हुज लाइबिलिटीज आर मोर देन हिज एसेट्स। एक पर्सन मतलब एक बिजनेसमैन जो है जिसकी लाइबिलिटी जो है आर मोर देन बहुत ज्यादा है हिज एसेट्स, उसकी एसेट्स है, मतलब उसके पॉकेट में 10 रुपया है लेकिन देना कितना है उसको 15 रुपया, है ना। तो इज एन इंसॉल्वेंट पर्सन, तो उसको इंसॉल्वेंट पर्सन कहा जाता है। सच पर्सन लाइबिलिटीज आर मोर देन हिज एसेट्स। इस प्रकार के जो पर्सन होते हैं उनकी लाइबिलिटी काफी ज्यादा होती है उनके एसेट्स से। एग्जाम्पल, अ पर्सन's total assets or property have been calculated to 20 lakhs। हमारे एग्जाम्पल में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया एग्जाम्पल। एंड हिज टोटल डेब्ट्स वेर 50 lakhs, and if he is not in a position to get any amount from any source। अब भाई देखो, ऐसा है कि इसको देना है 50 लाख रुपया लेकिन है 20 लाख रुपया, और उसको कोई रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा है कि बाकी का जो शॉर्टफॉल है 30 लाख रुपए का, ये जो 30 लाख रुपए का शॉर्टफॉल है, ये 30 लाख रुपया कहाँ से लाएगा, ऐसा कोई उसको रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा, उसके सारे रास्ते बंद हो गए हैं। क्या बोल रहा है? तो फिर उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे कि वो इंसॉल्वेंट हो गया है, और उसको डिक्लेयर करना पड़ता है कि ही इज अ इंसॉल्वेंट। and if he is not in a position to get any amount from any source, and if the court is so satisfied, then he will be declared as insolvent person। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने कोर्ट में जाके बताया कि देखो मुझे 50 लाख रुपया देने का है, जबकि मेरे पास 20 लाख रुपया ही है सब जमा पूंजी मिला के, तो मेरे पास अभी 30 लाख रुपया है नहीं, तो मैं क्या करूं? जाके वो कोर्ट में बताता है। ठीक है, तो कोर्ट जब सब चीजें सारी चीजें वेरीफाई कर लेती है कि हाँ भाई अभी इसके पास और कोई तरीका नहीं है पैसा लाने का 30 लाख रुपया, तब कोर्ट जो है उसको डिक्लेयर करती है कि वो इंसॉल्वेंट पर्सन हो गया है। जो लोग न्यूज देखते होंगे उनको मालूम होगा कि ऐसे बहुत सारी कंपनी हैं, ठीक है, जो लोग अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करवाते हैं। तो जब इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करवा देते हैं ये लोग, तो क्या होता है? तो फिर कोर्ट से एक पर्सन अपॉइंट होता है जो ये 20 लाख रुपया जो है वो इन 50 लाख लोगों, ये जो 50 लाख रुपया जिनको देने का उन लोगों में जो है थोड़ा थोड़ा करके वो बांट देगा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके सभी को पैसा मिल जाता है। तो आप लोगों ने बहुत बार न्यूज में देखा होगा कि कोई बैंक जो है इंसॉल्वेंट हो गई। हाँ, एक आप लोगों ने देखा होगा एबीसीएल, अमिताभ बच्चन कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, ये भी इंसॉल्वेंट कंपनी हो गई थी। तो ऐसे ठीक है, देन किंग फिशर्स, ऐसे बहुत सारी कंपनी होती है जो अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कराती है कि उनके पास जो है कुछ है नहीं। तो फिर कोर्ट के पास जाती है, कोर्ट उनका सारा डॉक्यूमेंट सब कुछ चेक करता है, उनको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देता है, और इस तरीके से जो है उनकी सारी प्रॉपर्टी बेचने के बाद जो भी पैसा मिलेगा वो थोड़ा थोड़ा करके एक कैलकुलेशन के हिसाब से सभी क्रेडिटर्स लोगों में, मतलब सारे जितने भी पेबल्स अमाउंट है जिन जिन लोगों को, उन लोगों में थोड़ा थोड़ा बांट दिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग ईयर का। अकाउंटिंग ईयर का मतलब क्या होता है?
अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट्स ऑन 1 अप्रैल एंड एंड ऑन 31 मार्च, ठीक है, फॉर इनकम टैक्स पर्पस। देखिए अकाउंट्स है तो बिजनेस भी है, बिजनेस है तो प्रॉफिट है, लॉस भी है, और जब प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट के ऊपर आपको इनकम टैक्स भरना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इनकम टैक्स भरने के लिए एक पर्टिकुलर पीरियड डिसाइड किया जाता है कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच में जो भी आपने सेल किया है, परचेज किया है, एक्सपेंडिचर किया है, इन सब को जो है कैलकुलेट किया जाता है और एडलेस किया जाता है टोटल इनकम में से। टोटल इनकम में से इन सारी चीज़ों को लेस कर दिया जाता है और फिर फाइंड आउट किया जाता है कि आपके पास टोटल कितना प्रॉफिट है, और उस प्रॉफिट के ऊपर इनकम टैक्स जो है आपसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे इनकम टैक्स मांगेगा, ठीक है। तो इसके लिए जो है अकाउंटिंग ईयर जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो है इनकम टैक्स भरने के लिए अकाउंटिंग ईयर को फिक्स किया है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, मतलब कि 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा और 31 मार्च को एंड हो जाएगा। आपके बुक्स में इस तरीके से इसमें दिया गया, इट इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स फॉर विच अकाउंट्स आर मेंटेन्ड एंड क्लोज्ड बाय द प्रोपराइटर। मतलब कि अकाउंटिंग ईयर जो है 12 महीने का होता है, फॉर विच अकाउंट्स वेयर मेंटेन। तो ये 12 महीने के लिए हम लोग अकाउंट्स लिखते हैं और फिर इसको क्लोज कर देते हैं प्रोपराइटर के द्वारा 12 महीना खत्म होने के बाद। क्लोज करने का मतलब क्या होता है कि जैसे ही 31 मार्च खत्म होता है तो उस दिन जो है हम लोग जितना भी एक्सपेंडिचर किया है, जितना भी सेल किया है, जितना भी परचेस किया है, इन सब का टोटल मारते हैं और टोटल मारने के बाद जो है देखते हैं कि हमें जो है प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड, ठीक है। जैसे कि आपको फाइंड आउट करना है कि आपके पॉकेट में कितना पैसा है, तो आप लोग क्या करेंगे, सारे पैसे बाहर निकालोगे एंड ऑफ द डे और फिर आप टोटल मारोगे कि ऊपर के पॉकेट में कितना था, पेंट के पॉकेट में कितना पैसा था, और फिर उसका टोटल मारोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपके पास टोटल पैसा कितना है, मतलब टोटल बैलेंस कितना है दिन भर पैसा खर्च करने के बाद, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट आपके बिजनेस में भी होता है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। अर्लियर द प्रोप्राइटर्स वेयर फॉलोइंग एनी अकाउंटिंग ईयर, दैट इज कैलेंडर ईयर्स और फाइनेंशियल ईयर और एनी अदर ईयर्स एज पर द ट्रेडिशन। मतलब क्या, ट्रेडिशन का मतलब क्या, रीति रिवाज के मुताबिक। जैसे कि हिंदू कम्युनिटी के लोग जो है दीपावली को अपना न्यू ईयर मानते थे, तो वो लोग अपना अकाउंटिंग ईयर दिवाली से स्टार्ट करते थे, ठीक है। ठीक उसी तरीके से जो मोमेडियंस है उन लोग अब ईद को जो है न्यू ईयर मानते हैं। जो हमारे क्रिश्चियंस भाई बहन है उन लोग जो है आफ्टर क्रिसमस जो है न्यू ईयर मनाते हैं, ठीक है। तो सब लोग अपने अपने ट्रेडिशन के हिसाब से अपना अकाउंटिंग ईयर जो है मना जो है समझ के लेते थे और उस हिसाब से अकाउंटिंग ईयर मान के वो लोग अपना बुक्स ओपन करते थे, क्लोज करते थे। तो उसमें क्या दिक्कत होती थी, उसमें जो है गवर्नमेंट को, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उसको एक पर्टिकुलर डेट पे मालूम नहीं पड़ता था कि कंट्री के अंदर जो है टोटल कितना इनकम जनरेट हुआ है और उसके ऊपर टोटल कितना टैक्स आएगा, है ना। वो जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मालूम नहीं पड़ता था। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम बोले तो ट्रेडिशन के हिसाब से अकाउंटिंग ईयर डिसाइड करना। तो इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, मैंने आपको पहले लाइन में बता दिया कि इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो है अकाउंटिंग ईयर जो है फिक्स कर दिया हर एक के लिए, ओके, ना मेरा ना तेरा, ठीक है। अकाउंटिंग ईयर जो है फिक्स है, 1 अप्रैल को स्टार्ट होगा और 31 मार्च को एंड होगा। बट नाउ फॉर इनकम टैक्स पर्पज, अभी हम आगे पढ़ते हैं। बट नाउ फॉर द इनकम टैक्स पर्पज एंड अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट्स ऑन 1 अप्रैल एंड एंड ऑन 31 मार्च। तो ये भी मैंने आपको बताया कि डिपार्टमेंट, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसको मालूम पड़ना चाहिए कि एक पर्टिकुलर डेट पे कंट्री में टोटल कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ है और उसके ऊपर टोटल जो है कितना इनकम टैक्स जनरेट होगा, ठीक है। और जब टोटल इनकम टैक्स जनरेट होगा, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मालूम पड़ जाएगा एक पर्टिकुलर डेट पे, तो उस हिसाब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है सोचेगा कि चलो कंट्री में जो है बुलेट ट्रेन के लिए पैसा खर्च किया जाए, चलो कंट्री में सड़क बनाई जाए, चलो पब्लिक को ये फैसिलिटी दी जाए, वो फैसिलिटी दी जाए, है ना। तो अगर जो ये सारी चीजें एक पर्टिकुलर डेट को मालूम नहीं होगा, थोड़ा आज मालूम पड़ेगा, थोड़ा कल मालूम पड़ेगा, थोड़ा 2 महीने के बाद मालूम पड़ेगा, तो फिर कैसे हम प्लानिंग करेंगे कि क्या क्या फैसिलिटी जो है पब्लिक को जो है प्रोवाइड करनी है और कब प्रोवाइड करनी है, ये हमको नहीं मालूम पड़ेगा।
सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन जो है अकाउंटिंग पीरियड जो है फिक्स कर दिया गया। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर अ प्रोप्राइटर हैज टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। जैसे पूरा दिन आप पॉकेट में 100 रुपया लेके निकलते हैं और फिर दिन भर जहां जहां आपको पैसे खर्च करने की जरूरत होती है सोच समझ के आप पैसा खर्च कर देते हो। फिर शाम को जब आप अपने घर पे आते हो, ठीक है, और फिर दूसरा दिन स्टार्ट करते हो तो आप लोग पहले अपना पॉकेट चेक कर लेते हो कि भाई पॉकेट में आज कितना बैलेंस है। फिर आप अपने घर से निकलते हो, है ना। नहीं तो मालूम पड़ा आपके पॉकेट में पैसा नहीं है और कहीं जाके आपने खाना खा लिया तो फिर पॉकेट में पैसा नहीं है, फिर चलो होटल में बर्तन धो, है ना। तो इसके लिए जो है, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके अकाउंट्स में आपके पास कितना पैसा है ये हमेशा देखना। सो एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर अ प्रोप्राइटर हैज टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब होता है, ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है, लेना और देना, दैट इज द ट्रेडिंग। मतलब कि जो भी परचेस किया है, जो भी सेल किया है, उन दोनों का टोटल फाइंड आउट करना कि दिस इज द टोटल परचेस, दिस इज द टोटल सेल, ठीक है, दैट इज द ट्रेडिंग अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब क्या होता है, मतलब कि एक जगह पे आपने पूरे साल कितना एक्सपेंसेस किया है, ठीक है, और उस एक्सपेंसेस को जो है टोटल सेल्स में से लेस कर देना, है ना। तो टोटल सेल्स में से टोटल एक्सपेंसेस को लेस करोगे तो ऑब्वियसली आपको क्या मिलेगा, या तो प्रॉफिट मिलेगा या तो लॉस मिलेगा, ठीक है। तो फिर इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद आया है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा स्टेटमेंट बनाया जाता है बिजनेस के अंदर जिसमें ये मालूम पड़े कि एंड ऑफ द डे हमारे पास टोटल कैश कितना है, टोटल कैश का बैलेंस कितना है, टोटल बैंक में बैलेंस कितना है, टोटल ऐसे कितने लोग हैं जिनको कितना पैसा पे करना है, टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है लोगों को देने का। या फिर हमको ये भी मालूम पड़ना चाहिए एंड ऑफ द ईयर कि ऐसे टोटल कितने लोग हैं जिनसे पैसा अपने को आया नहीं है। तो इन सारे चीजों का जो बैलेंस है वो हम लोग एक शीट पे लिखते हैं, उसी को बैलेंस शीट बोलते हैं, ठीक है। सो ये मैंने अभी आपको जो है सिर्फ समझने के लिए इतना ही बताया है, जबकि इसके बारे में हम डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में बहुत ही डिटेल में और डीप में सीखने वाले हैं। इसके ऊपर तो टोटल एक एक टॉपिक का एक एक टॉपिक है इसके ऊपर, ठीक है। तो फिलहाल तो आप यही अंडरस्टैंड कीजिए कि ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब होता है जिसके अंदर टोटल सेल्स और टोटल परचेस लिखा जाता है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब होता है जिसके अंदर हम लोग जो है टोटल एक्सपेंडिचर लिखते हैं और उसको जो है टोटल सेल्स में से लेस कर देंगे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस मिलेगा, ठीक है। और बैलेंस शीट में हम लोग जो है ईयर एंडिंग में ये लिखते हैं कि हमारे पास जो है कौन से एसेट्स कितना है और कौन सी लाइबिलिटी कितनी है। लाइबिलिटी बोले तो कर्जा, है ना, किसको कितना देना है वो सब लाइबिलिटी हो गई, किससे कितना पैसा आना है, ठीक है, या कौन सा एसेट्स का कितना बैलेंस है, जैसे कि बैंक में बैलेंस कितना है टोटल, ठीक है। सो दैट इज आल्सो एसेट्स ना। तो ये सब जब चीजें आप बनाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, देन यू एबल टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो फिर जो है आपको आपका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस का वो मालूम पड़ेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। सो ये था आपका अकाउंटिंग ईयर के बारे में। सो इसके साथ ही जो है हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कॉमर्स लीजेंड। और जो लोग कॉमर्स लीजेंड चैनल पे जो स्टूडेंट्स नए हैं, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शंस में आप लोग अपने कमेंट्स जरूर मेंशन कीजिए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा और क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स आपको फर्दर चाहिए, और कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आया है तो भी आप लिखिए कमेंट सेक्शंस में। और ये वीडियो जो है आप अपने फ्रेंड सर्कल में आपके फ्रेंड्स को जरूर से जरूर शेयर कीजिए उनके साथ, जिससे कि उन्हें भी जो है इस फ्री लेक्चर का बेनिफिट मिल सके और वो लोग भी अपने करियर को आगे बढ़ा सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉमर्स लीजेंड चैनल। हेलो स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने देखा डिस्काउंट्स के बारे में, सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट के बारे में। उम्मीद है कि मैंने ये लेक्चर्स आपको पूरी तरह से एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाया है। और इस लेक्चर की एंडिंग में आपसे यही कहना चाहूँगा कि इससे रिलेटेड जो है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे और आपके पर्सनल लाइफ में जो है ये सारे टर्म्स जो है बहुत ही यूज़फुल है।
और अकाउंट समझने में आपको ज़रूर बहुत मदद मिलेगी ये सारे टर्म सीखने के बाद। तो ये सारे टर्म से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो है इन फ्यूचर के लेक्चर्स में बनेंगे और तब आपको जो है अकाउंट समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग कॉमर्स लीजेंड चैनल। और ज़रूर से ज़रूर आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी प्रेस करें, जिससे कि आपको जो है चैनल से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। और आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और कमेंट सेक्शंस में आप ज़रूर से ज़रूर मेंशन कीजिए। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर था आपके लिए, और बहुत ही जल्द मैं आपके लिए नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट और एकदम इजी लैंग्वेज में एक लेक्चर लेके आ रहा हूँ, जिसमें हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, और उसके बाद ट्रेडिंग कंसर्न, नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट कंसर्न एंड गुडविल के बारे में। तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स है जो कि आपको अकाउंट सीखने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉमर्स लीजेंड चैनल। थैंक यू।